नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और बताइए कैसे चल रही है आपकी तैयारी? तो लेकर हाजिर हैं आज के लिए आज का रिवीजन। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं इस किताब को, जिस किताब से हम रिवाइज कर रहे हैं। शाम में हम ग्रामेटिकल पोर्शन को कवर कर रहे हैं, लैंग्वेज ग्रामर, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो 25 मार्क्स के हैं और हिंदी लैंग्वेज जो 75 मार्क्स के हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा उसमें से रिवाइज करें, और बाकी जो टाइम बचता है उसके लिए हमने कोशिश करी कि जो अदर सब्जेक्ट है उसको टच किया जाए। तो आइए देखते हैं। भारतीय गाइड बिहार उच्च माध्यमिक की ये गाइड है, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हमने लिया था, और ये है भारतीय प्रकाशन की किताब। इससे हम टीचिंग जो है उसको सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो सेक्शन में भी हमें कुछ कुछ जानना ज़रूरी है, जो हम सीटेट के लिए भी उपयोगी है। और सीटेट के साथ साथ हो सकता है आपको हमारे बीपीएससी में भी कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछ ले जाएं। तो उससे पहले कल हमने रिवाइज़ किया था इसका स्मरणीय जो महत्वपूर्ण तथ्य था, इसको हम रिवाइज़ किए थे शिक्षण कला का। तो आइए अब कुछ आगे जान लेते हैं इसमें। कभी कभी रीडिंग करने से और तो दिमाग में कोई चीज़ें रह जाती हैं जो हमेशा हमें याद रहती हैं, और जो हमें ऑब्जेक्टिव के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो देखिए क्या है शिक्षण कला में। शिक्षण वह कला है जिसके माध्यम से जटिल विषय वस्तु को कक्षा में छात्रों के समक्ष प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षण क्रिया में शिक्षक को शिक्षण विधि के साथ साथ अनेक सहगामी गतिविधियों का सहारा लेना पड़ता है, ताकि जिस विषय वस्तु को वह छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, छात्र उसे सहजता से ग्रहण कर सके। इस प्रकार शिक्षण क्रिया विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। शिक्षण क्रिया जो है विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। शिक्षण की परिभाषा शिक्षा शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। विश्व शब्दकोश के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति ज्ञान, दक्षताओं तथा अभिवृत्तियों की उपलब्धि में दूसरे व्यक्तियों को सहायता करता है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति ज्ञान, दक्षताओं तथा अभिवृत्तियों की उपलब्धियों में दूसरे व्यक्तियों की सहायता करता है। दूसरा, रियंस ने शिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा, यह एक व्यक्ति दूसरे को दिशा प्रदान तथा उन विधियों से निर्धारित करने की क्रियाओं से संबंधित है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, व्यवहारों के परिमार्जन करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। व्यवहारों के परिमार्जन करने की प्रक्रिया को भी हम शिक्षण कहते हैं। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए क्लार्क ने कहा, शिक्षण प्रक्रिया छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। और शोफर ने क्या कहा है, अपने शिक्षण की परिभाषा में छात्रों के बौद्धिक स्तर को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जो की बौद्धिक शक्ति एवं स्वतंत्र निर्णय शक्ति को क्षमता का सम्मान करते हुए उनका अभ्यास कराती है। तो उपरोक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जो पूर्व नियोजित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तथा छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिमार्जन करने हेतु अध्यापक और छात्रों के बीच स्थापित अन्य पारंपरिक संबंधों की स्थापना की प्रक्रिया है। शिक्षण को ज्ञान एवं कौशल के संप्रेषण के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला सिखाने वाले को प्रभावित करता है और सीखने में इसकी सहायता करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें सिखाने वाले सीखने वालों के लिए भिन्न विधियों, युक्तियों एवं साधनों द्वारा सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, और सीखने वाले की इसकी सहायता से सीखते हैं। शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक एक सीखने वाला सीख नहीं पाते, और ये सही है, जब तक आप किसी छात्र को सिखाते हैं तब तक वो सीख नहीं जाते, तभी आपके का मकसद जो है वो पूरा होता है, तभी आप सफल गुरु कहलाते हैं। नहीं पाते और उनके व्यवहार में वांछित
सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो पाता। शिक्षण बहुत सारी गतिविधियों का समेकित रूप है। इसके अंतर्गत निर्देश देना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना, वर्णन करना, विचार विमर्श करना, प्रयोग करना, समूह कार्य और प्रायोगिक कार्य करना सम्मिलित है। यह सर्वविदित है कि व्यापक अर्थ में शिक्षक के 3 पक्ष हैं: सिद्धांत, क्रिया एवं परिणाम। इसमें शिक्षा का क्रियात्मक पक्ष ही शिक्षण है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षा है और शिक्षक, शिक्षार्थी तथा विषय वस्तु इसके 3 ध्रुव हैं। शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी। शिक्षा है वह शिक्षक, शिक्षार्थी तथा विषय वस्तु इसके 3 ध्रुव हैं। शिक्षण क्रिया इन तीनों ध्रुवों में संबंध स्थापित करने का माध्यम है। देख लीजिए यहाँ पे, आप चाहें तो इसको अपने नोट्स में भी शामिल कर सकते हैं और ये हमेशा आपको काम देगा। अब आइए कुछ और पढ़ लेते हैं। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है। अभी हमें इसके प्रकार भी पढ़ने हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। इस बुक में जितनी चीज़ें दी हैं हम कोशिश करेंगे 10-5 मिनट रिवाइज कर करके आगे बढ़ें, ताकि हम जब ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएं या फिर हमें जब ऑब्जेक्टिव करने को मिले तो हम उसे सही टिक कर सकें एग्ज़ाम में और हमारा टाइम भी बचे। क्योंकि जब हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम एकदम आराम से ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। और अब आइए कुछ रिवाइज करते हैं। एनसीईआरटी से ये सार संग्रह की किताब है, 1 लाइनर। तो इससे हमने कल कुछ रिवाइज किया था जो थी पॉलिटी से। तो आइए देखते हैं पॉलिटी में हमने कल क्या पढ़ा है। भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कल हमने इसको रिवाइज किया था, आप देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और कल हमने ये भी रिवाइज किया था, भारत का संवैधानिक विकास। ये जो बुक में दिया था, रेगुलेटिंग एक्ट्स के जो डेट्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ था? तो ये हुई थी लागू भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और ब्रिटिश शासन में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इन्होंने नोट्स में इसको लिखा है। काफ़ी अच्छी किताब है ये, आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं। देखिए ये बुक कॉस्मोस की है ये किताब, और मैं आपको ये 15 सीरीज रिवीजन करा रही हूँ। मैं खुद भी रिवाइज कर रही हूँ। महेश कुमार बर्नवाल और कृणाल वर्मा की ये बुक है। तो आइए देखते हैं, आगे भी 2-4 क्वेश्चन हम लोग टच कर लेते हैं क्योंकि हमें पास टाइम बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। आपको जब जब टाइम मिले, जो टाइम मिले तो आप रिवाइज करते जाएं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के माध्यम से किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इन्होंने नोट्स में इसको लिखा है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। और कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। क्या था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा सदस्यों के चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। अब ये देखते हैं, अंतरिम सरकार वर्ष 1946। इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नंबर 1, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू धारित विभाग था, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था? खाद्य एवं कृषि। जॉन मथई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को क्या मिला था? श्रम। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा। लियाकत अली खां को मिला था फिनांस, वित्त। और सी राजा गोपालचारी को मिला था शिक्षा एवं कला। तो ये है आज की रिवीजन जो हमने की भारतीय अर्थव्यवस्था की। इस तरह हम लोग टच करेंगे कुछ कुछ टॉपिक्स। तो दीजिए इजाज़त आज के लिए, और शाम में फिर मिलते हैं। लैंग्वेज के टॉपिक्स को कवर करेंगे साथ साथ। और रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।